तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका मिस्टर एक्स। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। और क्योंकि आप जानते हैं कि हमें वही लोग सुनते हैं जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ होती है या जिनके परिवार में इस प्रकार के डरावने हादसे हुए होते हैं, तो हमारे इन सब्सक्राइबर का नाम है किशोर जी और ये रहते हैं मोहाली में। लेकिन इनका पैतृक गांव है नैनीताल। लेकिन नैनीताल में उनके साथ और उनके बेटे के साथ ऐसा भयानक हादसा होता है कि उसके बाद उन्होंने उस गांव को ही छोड़ दिया। तो स्टोरी भले ही थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन एकदम सच्ची घटना है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टोरी को उनके पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, ये स्टोरी मेरी है। मेरा नाम किशोर है और मैं नैनीताल में रहता हूँ। ये जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है। अगर बात करें यहाँ के AQI की तो वो भी बहुत कम है, लेकिन इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद मैंने ये जगह छोड़ दी है और अब मैं मोहाली में रहता हूँ। और सच कहूँ तो मैं वहाँ वापस भी नहीं जाना चाहता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी अच्छी जगह छोड़कर इस जगह क्यों रहना चाहता हूँ। तो इसका कारण काफ़ी ज़्यादा भयानक है, जो कि आपको मेरी कहानी सुनने के बाद समझ आ जाएगा। 8 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ यहाँ खुशी खुशी रहता था। पापा का छोटा मोटा बिजनेस था जिससे हम काफ़ी अच्छे से अपना गुजारा कर पा रहे थे। अपना घर था जिससे हमें किराए के घर में धक्के नहीं खाने पड़ रहे थे। और पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने किसी कंपनी में काम न करके अपने पापा का बिजनेस संभाला और अब ज़्यादातर मैं ही बिजनेस संभाल रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि इसी दौरान एक दिन मेरी एक ग्राहक के साथ मीटिंग थी। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, इसलिए मैं 11 बजे तक भी रुका रहा और फिर मीटिंग करके 12:30 बजे के बाद घर निकल गया। मैं आज काफ़ी खुश था क्योंकि मीटिंग अच्छे से हो गई थी और अब मुझे काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल चुका था। मैं घर जा रहा था, लेकिन निकलने से पहले मैंने घर पर अपनी पत्नी को फ़ोन करके इस बारे में बता दिया था ताकि उसे मेरी ज़्यादा चिंता ना हो। मैं अपने घर से आधे रास्ते ही आया था कि अचानक बारिश होने लगी। मैं उस समय बाइक पर था, इसलिए मेरा भीगना तय था। मैं बारिश रुकने तक कहीं रुक सकता था, लेकिन रात इतनी हो चुकी थी, ऊपर से पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भीग जाऊंगा लेकिन यहाँ रुकूंगा नहीं। और यही सोचकर मैंने बाइक चलाना जारी रखा। देखते ही देखते मैं पूरा भीग चुका था और अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। मैं यही सब सोचते हुए बाइक चला रहा था कि तभी अचानक मैंने देखा कि सड़क के एक कोने पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी हुई थी, जो कि बारिश में भीगने की वजह से उसके शरीर से चिपक गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। वो बारिश में भीगने की वजह से कांप रही थी और कांपते हाथों से मुझे रोकने का इशारा कर रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने पाया कि शायद ये औरत किसी शरीफ घर की थी। उसके पास एक पर्स था और बाल भी सलीके से बनाए हुए थे। मैंने उसकी मदद करने की सोची और उसके पास आकर गाड़ी रोक दी और पूछा, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। वो औरत पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर दोबारा पूछने पर बोली, मेरा नाम मोहिनी है। मैं यहाँ से थोड़ा आगे ही रहती हूँ। मैं बस से आया जाया करती थी, लेकिन आज मुझे ऑफिस में थोड़ा समय लग गया, इसलिए मेरी आखिरी बस चली गई और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसे लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी और फिर वो मेरी बाइक के पीछे बैठ गई और उसके बैठते ही मैंने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। बारिश की वजह से मेरा मोबाइल भी भीगकर बंद हो चुका था, जिस वजह से मैं अपने घर पर फ़ोन भी ना कर सका। इस औरत का घर मेरे घर से दूसरी दिशा में था और इतनी रात में मुझे इसे ऐसे मुसीबत में छोड़ना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी मदद की। मैं उसके घर की तरफ अपनी बाइक तेज़ी से ले जाने लगा। इन्हीं सब के दौरान मैंने पाया कि उस औरत ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख लिए थे। ये देखकर मैं एकदम सकपका गया था और बोला, अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? तब वह औरत बोली, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं गिरने वाली थी, इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। इसके आगे मैं कुछ न बोल सका।
मैं जल्दी से इस औरत को इसके घर छोड़कर निकलना चाहता था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि जहां पर उस औरत ने मेरे हाथ रखे थे वो जगह थोड़ी गर्म हो चुकी थी। मुझे बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से ये गर्माहट मुझे अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद उस औरत ने अपने दोनों से मुझे पकड़ लिया। इन सब से मैं एकदम भभक गया और मैंने एकदम से अपनी बाइक का ब्रेक लगाया और उस औरत का हाथ अपने ऊपर से हटाए और बाइक से उतरने को कहा। जैसे ही वह बाइक से उतरी, मैंने एक सख्त आवाज में कहा, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से आप मेरे साथ ही, छी, आप अपने आप ही यहां से चले जाइए। इस पर उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने वहां से अकेले जाना ही सही समझा और यही सोचकर मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाइक न जाने क्यों स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। मेरी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश अब तेजी से होने लगी, क्योंकि मैं कैसे भी करके जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहता था। ठीक इसी दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे से कोई सफ़ेद रोशनी आ रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। दोस्तों, वो सफ़ेद रोशनी पीछे से आती किसी गाड़ी की नहीं थी, क्योंकि किसी गाड़ी की रोशनी इतनी तेज़ नहीं हो सकती थी। वो रोशनी देखते ही देखते इतनी तेज़ हो गई थी कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया था और इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद मेरे कानों में उस औरत की आवाज़ गूंजी, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। पता नहीं उसकी बातों में क्या जादू था कि मैं उसकी बातें बिना किसी विरोध के सुन रहा था। इसके आगे वह महिला मेरी बाइक के पीछे दोबारा बैठ गई और मुझे चलने के लिए कहा। पता नहीं क्यों मैं किसी मशीन की तरह उसकी बात मान रहा था। मेरा मन बार बार मुझसे ये करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे शरीर पर से नियंत्रण बिल्कुल हट गया था। मैं उसके कहे अनुसार बाइक चलाता रहा और जहां वो कहती रही उस तरफ बाइक मोड़ता रहा। हम लोग इसी तरह से एक जंगल में आ गए और जंगल के पास आकर उसने मुझसे बाइक रोककर अपने साथ चलने को कहा। पता नहीं ये क्या बला थी कि मैं चाहकर भी उसकी बात मना नहीं कर पा रहा था और उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब तक बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे, जिस वजह से मुझे ठंड लग रही थी। मैं जैसे जैसे उस औरत के साथ जंगल में जा रहा था, मुझे कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें धीरे धीरे करके तेज़ होने लगी, जो कि अब मुझे बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। भाग जाओ यहाँ से, ये तुम्हें मार डालेगी। भाग जाओ यहाँ से, ये तुम्हें मार डालेगी। ये सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ आगे चलकर वो औरत रुकी। वो मेरी ओर पलटी। इस दौरान उसकी आंखें भयानक ढंग से चमक रही थी और वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए जोर से बोली, तुम सब चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये मेरे बस से बाहर नहीं जा सकता। इसका भी हाल तुम्हारी तरह ही होगा। ये सब सुनकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी और फिर उसके बाद वो औरत दोबारा से चलने लगी। मैं भी मजबूरन उसके पीछे पीछे जाने लगा और इस दौरान मुझे कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी और अब तो मुझे आसपास से औरतों के हंसने की भी आवाज़ें आने लगी थीं। उन हंसने रोने की आवाज़ें सुनकर मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा था, लेकिन किस्मत तो देखो कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अब तक हम लोग उस जंगल के बीचों बीच आ गए थे और वहां आकर वो औरत रुकी और मेरी तरफ मुड़ी और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। वो औरत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और शायद वो मुझे रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मेरी पत्नी के प्रति वफादार था, जिस वजह से मेरे ऊपर उसके रूप यौवन का कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। वो औरत मुझे रिझाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर यहाँ से बच निकलने की इच्छा ज़्यादा थी, जिस वजह से उसे मेरे ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से मेरा मुंह पकड़ा और कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगी। उन मंत्रों की वजह से मेरे शरीर पर से नियंत्रण हटने लगा था, लेकिन बावजूद इसके मैंने अपने मन पर काबू करके उसके साथ कुछ भी अनुचित करने का नहीं सोचा। उसके चेहरे पर अब झल्लाहट साफ दिखाई देने लगी थी, इसलिए उसने मुझे एक ओर पटका और मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगी।
उसके ऐसा करते ही आसपास से कुछ औरतें निकलकर वहां आने लगी। वे सारी ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वे सारी आकर उस औरत से बात करने लगी। पता नहीं वे सारी किस भाषा में बात कर रही थी, लेकिन शायद वे सारी किसी तरह से मुझे रिझाने की बात कर रही होंगी, क्योंकि इसके बाद वे सारी औरतें मुझे रिझाने की कोशिश करने लगी। ये सब काफी देर तक चला, लेकिन मैंने उनमें से किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। इन सब से एक औरत बोली, कमाल है, इतने सालों में आज तक किसी आदमी की इतनी इच्छा शक्ति नहीं देखी जो कि इतने समय तक भी कुछ ना करे। ऐसे बहुत कम ही इंसान होते हैं। ये सुनकर वही औरत मोहिनी जो मुझे यहाँ लाई थी बोली, तो इससे क्या हो गया? इसकी वजह से हम अपनी साधना के अगले चरण तक नहीं पहुंच सकते, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इसकी बलि कैसे देंगे? ये सुनकर दूसरी औरत बोली, ऐसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान की बलि तो कैसे भी दे दो, वो स्वीकार हो ही जाएगी। इसलिए हमें अब अगले चरण की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उन सबको ये बात सही लगी और इसके बाद वे सारी वहां पर एक कुंड जलाकर अजीब से मंत्र बोलने लगी। इस दौरान मैं वहीं पर बैठा था। मेरे आसपास वे सारी औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी हुई थी। वे सारी मंत्र बोलते हुए अजीब तरह से सिर घुमा रही थी। कुछ देर बाद एक औरत उठकर आगे आई और उसने मुझे टीका लगा दिया और कहा कि मैं लेट जाऊं। ना चाहते हुए भी मैं उनकी बात मान रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ा और फिर मैं वहीं पर लेट गया। मेरे पास ही वो धारदार हथियार था जिससे मेरी बलि दी जाने वाली थी। ये सब देखकर मेरा हलक सूख गया था। कहाँ तो मैं इतना खुश था कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, और कहाँ अब मुझे मेरा परिवार भी देखना नसीब नहीं हो रहा था। मुझे मेरे परिवार की याद आने लगी और इसी दौरान मैंने अपने इष्ट देव को मुझे बचाने की गुहार लगाई। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ कि एकदम से मेरे शरीर पर नियंत्रण आने लगा और मैं उठ बैठा। मैंने अपने आसपास देखा तो पाया कि वे सारी औरतें आंखें बंद करके अपना सिर गोल गोल घुमा रही थी। ये मौका मेरे लिए काफी अच्छा था और मैंने वहां से निकलने का सोचा। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि तभी अचानक मोहिनी ने अपनी आंखें खोली और जोर से चीखी, ये यहां से भाग रहा है। उस समय मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और अब बचने का एक ही रास्ता मुझे नजर आ रहा था। मैंने जल्दी से वह धारदार हथियार उठाया और अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही उनमें से एक औरत मेरे पास आई, मैंने उसके पेट में वह धारदार हथियार घोंप दिया। यहाँ एक बात हैरानी की मैंने नोटिस की, और वो ये कि इस औरत का खून लाल ना होकर काला था। खैर, मैंने एक औरत को मारा था जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर अगले ही पल एक दूसरी औरत मेरे पास आने लगी। मैंने उसके साथ भी यही किया और एक तेज लात मारकर उसे अपने सामने से हटाया। इसके बाद मैंने वह हथियार सबके आगे करते हुए कहा, आगे मत बढ़ना वरना एक एक को ऐसे ही मार डालूंगा। वो सारी देख चुकी थी कि मैं क्या कर सकता हूँ और शायद इसीलिए वो मेरे सामने से हट गई थी। मैं तेजी से वापस जंगल में उस तरफ भागा जहां से मैं आया था। दोस्तों, एक तो रात का समय था, ऊपर से जंगल के सभी रास्ते एक जैसे लगते हैं, तो ऐसे में मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया था। मैं जितना इस भयानक जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही इसके अंदर समाता जा रहा था, और अब तो मैं जंगल में कहाँ था ये मुझे पता ही नहीं था। उन औरतों के हंसने की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी। मैं उस हथियार को अपने हाथों से पकड़े घबराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा था, क्योंकि मैं दोबारा से उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। इन्हीं सब के दौरान मुझे एक तरफ से एक तरह की रोशनी दिखाई देने लगी। मैं इन सब से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, लेकिन इस समय कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से इन औरतों का कंट्रोल मेरे ऊपर से ख़त्म हुआ था, उसी तरह से हो सकता है कि कोई ऊपरी शक्ति मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हो, और यही सोचकर मैं उस रोशनी के पीछे पीछे जाने लगा। समय के साथ साथ उन औरतों के हंसने की आवाज़ें कम होने लगी। मैं उस रोशनी के पीछे पीछे काफ़ी आगे तक आ गया था, और अब तो ये रास्ता मुझे जाना पहचाना भी लग रहा था। इसलिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। मैं वहां से तेजी से निकलने लगा कि तभी अचानक वही रहस्यमयी औरतें मेरे सामने आने लगी, और फिर अगले ही पल उन सब ने मुझे घेर लिया।
मैंने अपनी पकड़ उस हथियार पर मजबूत की और उन औरतों में मेरे सबसे आगे खड़ी औरत पर हमला बोल दिया। इस दौरान वे सारी औरतें अजीब से मंत्र बोल रही थीं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन सबको मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैंने अब तक मेरे सबसे सामने मौजूद औरत को धराशायी कर दिया था और अब मैं उसे धक्का देकर तेजी से वहां से भाग निकला। इस दौरान वे सारी औरतें मेरे पीछे आ रही थीं, लेकिन मौत के डर ने मेरे पैरों में जो फुर्ती ला दी थी, उसकी वजह से मैं आंधी की तरह दौड़ रहा था। कुछ देर बाद मेरी पीठ पर तेजी से कुछ आकर लगा, जिससे मुझे एक तेज जलन हुई और मैं अपनी जगह पर रुककर हाँफने लगा। मुझे समझते देर न लगी कि ये सब इन्हीं औरतों का किया धरा है, इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और दोबारा से भागने लगा। मैं भागते भागते उस जंगल से बाहर आ गया था और अब मैंने अपनी बाइक उठाई और तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। इस दौरान वे सारी औरतें अब भी मेरी पीछा कर रही थीं, लेकिन बाइक का उनसे क्या मुकाबला। मैं तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद मैं शहर की सीमा में आ गया और मैंने राहत की सांस ली। मैंने इतना रिलैक्स्ड खुद को कभी महसूस नहीं किया था जितना कि आज कर रहा था, लेकिन न जाने उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अपने ऑफिस में पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में मेरे साथ जो हुआ वह सच था या सपना। दोस्तों, अगर ये सपना होता तो मुझे इसकी एक एक चीज़ इतने अच्छे से कैसे याद रहती, और अगर ये हकीकत थी तो मैं यहाँ कैसे आया। मैं इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। दोस्तों, रात में बारिश में भीगने से मेरा मोबाइल खराब हो चुका था, तो अब इसका ठीक होना नामुमकिन था, लेकिन ये कैसे ठीक हो गया। मैंने घबराते हुए अपना मोबाइल देखा तो पाया कि वो फ़ोन मेरी पत्नी का था। मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो मुझ पर बरस पर और बोली कि आखिर मैं रात में घर क्यों नहीं आया। मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ड था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मैंने उससे माफ़ी मांगी और घर के लिए निकल पड़ा। अब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी यही प्रश्न था कि आखिर रात में जो हुआ वह सच था या सपना। मैं यही सब सोचते हुए घर पहुंचा और सबसे इसके लिए मांगी मांगी। इसके बाद जब मैं नहाने के लिए गया तो मुझे मेरी पीठ पर जलन का एहसास हुआ। मैंने बाथरूम से बाहर आकर जब ये अपनी पत्नी को दिखाया तो वह हैरानी से बोली, हे भगवान, ये आपकी पीठ पर इतना बड़ा जले का निशान कैसे पड़ा। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे याद आया कि कैसे रात को भागने के समय मेरी पीठ पर तेज जलन हुई थी। अब पता चला ये इसकी जलन थी। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात ये थी कि इन सब में मेरी सिर्फ पीठ ही जली थी, जबकि मेरी शर्ट बिल्कुल ठीक थी। मेरी पत्नी ने मुझसे जब इस बारे में पूछा तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया। दोस्तों, मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को फिर भी बहुत मानता हूँ। मैं अपनी सारी बातें, अपने सारे बड़े छोटे फैसले उसे बताता भी हूँ और उससे राय भी लेता हूँ, और यही सफल शादी का राज है। खैर, जब मैंने अपनी पत्नी को ये बताया तो वो घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं ये झूठ नहीं बोल रहा। उसने सोच लिया था कि वो इस बारे में किसी से बात करेगी, और तब तक मुझे 9 बजे से पहले घर आने के लिए भी कहा। मैं इसके लिए मान गया और तैयार होकर दोबारा से जाने की तैयारी करने लगा। मैं जब तैयार होकर जा रहा था तो बीच रास्ते में मुझे वही औरत दिखाई दी जिसे कि मैंने उस रात लिफ्ट दी थी। इस दौरान उस औरत के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से तेज़ी से निकलने लगा। कुछ देर बाद मुझे अपनी बाइक के पीछे से उसी औरत की आवाज़ आई, तुम हमारे चंगुल से निकल गए, लेकिन तुम्हें वापस हमारे पास आना ही पड़ेगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाइक चलाता रहा। वो कुछ देर तो मेरी बाइक पर बैठकर मुझे धमकाती रही और फिर एक समय के बाद वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली और जैसे तैसे आकर काम करने लगा। लगभग शाम के समय मुझे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि मेरा बेटा सक्षम जो स्कूल गया था वापस नहीं आया था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि वो घबराए नहीं, मैं इस बारे में पुलिस में कंप्लेन करके आता हूँ, वो मिल जाएगा।
और इसके बाद मैं तेजी से वहां से निकल गया। मैं कुछ आगे गया ही होऊंगा कि तभी मेरी बाइक के पीछे मोहिनी आ बैठी और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा? देखो, या तो तुम हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे से काम चला लेंगे। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और एकदम से अपनी बाइक रोकी और गिड़गिड़ाते हुए कहा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे ऐसे पीछे पड़ी हो? मैं तो बल्कि तुम्हारी मदद ही करना चाहता था, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। आखिर क्यों? तब वह बोली, देखो, तुम्हें इस तरह से मारना हमारी भी मजबूरी है। हम लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा के लिए इंसानों पर निर्भर करते हैं और ऐसे में हमारे हाथ तुम लगे। अगर हम तुम्हें मारकर तुम्हारी बलि दे दें तो हमें काफी समय तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम इंसान भी तो ऊर्जा और स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हो। क्या तब तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे पता था मैं इससे बातों में नहीं जीत सकता और अब तो इसके पास मेरा बेटा भी था, इसलिए अब मुझे ना चाहते हुए भी इसकी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मैं हमेशा के लिए अपना बेटा खो दूंगा। और इसलिए मैंने उनके साथ जाने का सोचा। मैं उसके साथ तेजी से जाने लगा और अब मैं वापस वहीं आ गया था जहां से पिछली रात निकला था। अब तक रात हो चुकी थी और अंधेरे में तो ये जंगल सच में काफी भयानक लग रहा था। वहां आकर मैंने देखा कि मेरा बेटा वहीं पर एक जगह पर पड़ा हुआ था और उसके आसपास वो सारी औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी हुई थी। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास आया और उसे उठाने लगा। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो अपनी खुली आंखों से ऊपर की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो किसी तरह के सम्मोहन में था। तभी इतना हिलाने डुलाने के बावजूद वो बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था। उसे ऐसे देखकर मैंने मोहिनी से पूछा, ये तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? वो उठ क्यों नहीं रहा? तब वह बोली, वो हमारे सम्मोहन में है। एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो हम इसे छोड़ देंगे। वैसे भी अभी ये बच्चा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ, इसे खाकर भी हमें काफी ऊर्जा मिल जाएगी। मुझे डर लग रहा था कि ये मेरी बलि लेने के बाद मेरे बेटे को छोड़ेंगी भी या नहीं, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं थी। इसलिए मैं उनके पूरी तरह से विरोध में आ गया। ये सब देखकर मोहिनी ने मेरे बेटे की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। ये देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि उसके हाथों में मेरा बेटा था। मेरी घबराहट मेरे चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी और तभी मोहिनी बोली, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी, वरना हम यहीं के यहीं तुम्हारे बेटे को खा जाएंगे। इसका अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें इसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी। मैं डर गया था, इसलिए खुद को उन्हें समर्पित कर दिया। उन्होंने मुझे उस कुंड के पास दोबारा बैठाया और फिर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। मेरा ध्यान इस ओर ना होकर अपने बेटे की ओर था। मुझे उसके लिए डर सता रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूर था। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि वहां आसपास अजीब तरह की गर्मी आ गई थी और ये पिछली रात से अलग थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद पिछली रात ये साधना खराब हो गई थी और इस बार सफल हुई है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं गलत था। धीरे धीरे करके यहाँ पर पहले से ज्यादा गर्मी होने लगी, लेकिन यहाँ अब भी इतनी गर्मी नहीं थी कि मुझे तकलीफ हो। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये थी कि इन सब से मुझे या मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उन रहस्यमयी औरतों के चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मुझे इन सब से काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी साधना है, और अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह अग्निकुंड किसी बम की तरह फट पड़ा। ये सब देखकर मोहिनी घबराते हुए बोली, अनर्थ हो गया, हमारे इष्ट देव हमसे नाराज हो गए हैं। ये सुनकर उसकी एक साथी बोली, लेकिन क्यों? हम तो सारे काम विधि विधान से कर रहे हैं। तब मोहिनी बोली, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उन्हें इसकी बलि पसंद नहीं आई और इसलिए वो हमसे नाराज हैं, और अब इससे पहले वो और नाराज हुए, हमें इसे और इसके बेटे को खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों ने जो कहा मैं वो सारी बात मान रहा हूं, फिर तुम लोग हमें कैसे खत्म कर सकती हो? तुम्हारे इष्ट देव मुझसे नहीं
बल्कि तुमसे नाराज हैं। और अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे और नाराज हों तो मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। शायद मेरी ये बात उन्हें बुरी लगी, इसलिए उन सभी की आंखें भयानक ढंग से चमकने लगी। ये देखकर अब इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरे बेटे को होश आ गया और वो दौड़कर मेरे पास आया। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब चूंकि मेरा बेटा भी ठीक था तो मैं उसे लेकर निकल सकता था, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए उसके आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया और अगले ही पल मोहिनी के हाथ से एक लाल आग का गोला हमारी तरफ आने लगा। शायद ये वही गोला था जिसने मुझे पिछली बार जख्मी किया था। मैं तेजी से अपने बेटे के साथ एक ओर आ गया और वहां से पीछे की तरफ भागने लगा। इस दौरान वे सारी औरतें हमारे पीछे पीछे आ रही थीं। हम दोनों भागते भागते कुछ झाड़ियों के पास आ गए और मैं अपने बेटे के साथ उन झाड़ियों में छिप गया। यहाँ से हम बाहर का सब कुछ देख सकते थे, लेकिन शायद वो लोग नहीं। कुछ देर बाद हमने देखा कि मोहिनी अपनी कुछ साथियों के साथ उसी तरफ आ रही थी। वहां आकर उन्होंने हमें ढूंढने की काफी कोशिश की और न मिलने पर वे सारी वहां से अलग अलग दिशाओं में चली गई। उनके जाने के बाद मेरा बेटा बोला, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये उनका इलाका था और यहाँ से निकल पाना सच में काफ़ी चुनौती भरा था। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं एक बार यहाँ से निकल सकता हूँ तो दोबारा भी निकल ही सकता हूँ। और यही सोचकर मैंने आसपास देखा और उन झाड़ियों से बाहर निकला। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ से धीमे धीमे उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जिस दिशा में वे औरतें नहीं गई थीं। हम दोनों वहाँ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मोहिनी की दो साथी हमारे सामने आ गई। हम दोनों उनसे घबरा कर पीछे हट गए। वहीं हमें देखकर वो हमें पकड़ने के लिए हमारे पास आने लगी। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल एक तेज बिजली कड़की और वे दोनों उस आसमानी बिजली का शिकार हो गई। मैंने हैरानी से आसमान की ओर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी ये बिजली कैसे कड़की ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ ये सब सोचने का समय नहीं था। मेरे लिए तो ये सुनहरा मौका था यहाँ से बच निकलने का, और मैं अपने बेटे के साथ वहाँ से तेजी से निकल गया। कुछ आगे चलकर हमें दोबारा से मोहिनी की कुछ साथी मिली, और अब इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, पीछे की तरफ से दो विशाल हाथ निकले और वे देखते ही देखते मोहिनी की साथियों को पकड़कर जंगल में अंदर की तरफ ले गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई तो था कि जो चाहता था हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएं, और इसी वजह से मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। आगे जब भी हमें कोई मिलता उसे या तो धरती निगल लेती या फिर जंगल की कंटीली झाड़ियाँ लील जाती। मेरा बेटा जो अभी सिर्फ 11 साल का था, वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसकी आंखों के सामने जो उसने देखा था उसे कोई बड़ा भी नहीं देख सकता। मैं जैसे तैसे उसे लेकर जंगल के बाहर आया जहां मेरी बाइक खड़ी थी। मैंने अपने बेटे को बाइक पर बैठाया और तेज़ी से वहां से जाने लगा। इस दौरान हमें जंगल से उन औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इन सब से मेरा बेटा डर कर मुझसे चिपक गया। मैंने यहाँ से तेज़ी से निकलने के लिए अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। रिहायशी इलाका आने पर मैंने अपनी बाइक रोकी और अपने बेटे से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, जिस वजह से उसे सामान्य होने में थोड़ा समय तो लगता ही। मैं उसे लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन हमने एक पंडित से इस बारे में बात की। उन्होंने घर पर हवन करके हमारी कलाई पर एक धागा बांध दिया। इन सब के बाद मुझे मोहिनी दोबारा कभी नहीं मिली, लेकिन हाँ, उसके सपने मुझे अक्सर आते थे, और मुझे ही नहीं, उसके सपने मेरे बेटे को भी परेशान कर रहे थे। हमने जब उस पंडित से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि हमारे घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं है। इसका मतलब साफ था, जो हमारे साथ हुआ था अब वही बुरा सपना बनकर हमारे पीछे पड़ा था। मैं तो फिर भी इन सब से निकल रहा था, लेकिन मेरा बेटा इन सब से परेशान होकर घर में रहने लगा था। वो ना ही स्कूल जाना चाहता था और ना ही कहीं बाहर घूमने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
इतनी सी उम्र में उसने जो देख लिया था, उसकी वजह से ये सब इतनी आसानी से उसके दिमाग से निकलने से रहा। इसलिए मैं 1 महीने के अंदर अपने परिवार के साथ मोहाली आ गया। यहाँ आकर धीरे धीरे मेरा बेटा संभलने लगा है और वो वहाँ वापस जाना नहीं चाहता। इसलिए जब भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैं ही अकेला वहाँ चला जाता हूँ और मैं इस आस में हूँ कि भविष्य में शायद सब सही हो जाए। साथियों, यहाँ पर अगर किशोर जी के साथ इस प्रकार की चीज़ हो रही है तो हम मान भी ले कि चलो उनकी तो उम्र हो गई है और वह इन चीज़ों को झेल भी सकते हैं, लेकिन उस 10 से 12 साल के लड़के पर क्या गुजर रही होगी जिसने बहुत ही कम उम्र में इन सब चीज़ों को देख लिया है और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि आखिर कब तक वह चीज़ उसके दिमाग से निकल पाएगी, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में रातों को वह सपने आते हैं। मुझे यहाँ पर किशोर जी से काफ़ी हमदर्दी है और विनती करता हूँ भगवान से कि उनके बेटे के जीवन में जिस प्रकार की चीज़ हुई है तो दिमाग से वह चीज़ निकल जाए और वह अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, क्योंकि अगर किसी के साथ ये चीज़ नहीं होती है ना तो उसे तो बड़ी बड़ी बातें आती है कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी आंखों से इनको देख लिया ना तो फिर जिंदगी भर उसके दिमाग में एक तरह का डिप्रेशन बन जाता है और यहीं से लोग पागल होना शुरू होते हैं और अक्सर इन्हें ही पागल कहा जाता है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करें कि आपके जीवन में इस प्रकार की चीज़ें कभी ना आए, क्योंकि यह सुनने में आपको भले ही इंटरेस्टिंग लगते हो, लेकिन अगर किसी की लाइफ में होती है ना तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। चलिए साथियों, अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। मधु सिंह, दानिश दिल्ली, रेखा देवी प्रजापत, अविनाश दीप, मनीला रूंबा, राजेंद्र बंसल इंग्लैंड, मोहम्मद जावेद, पवित्र शाह, अनीता खरवार गुजरात, हुजैफा आलम, सभी का बहुत बहुत थैंक यू जी, और थैंक यू ममता सहाय का। और जल्द ही आपके लिए लेकर आता हूँ मैं एक और रियल भयानक घटना।